यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सानिध्य में हो रहा है। उनकी यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाना बहुत ही अर्थवान है। इसलिए उनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक सुखद संयोग है कि आज देवोत्थान एकादशी का पावन दिवस है। बोलचाल की भाषा में देश के अनेक हिस्सों में इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। यह मान्यता है कि आज के दिन से सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ती है तथा मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जाता है। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर की बधाई देता हूँ। इसे दैवीय संयोग माना जा सकता है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण पिछले 9 महीनों में आज पहली बार मुझे किसी सभा को सीधे संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन करने से जुड़े सभी महानुभावों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। वर्ष 1921 में स्थापित AIPO कॉन्फ्रेंस इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है। लगभग 100 वर्ष के सम्मेलन का आयोजन होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। 2 दिन का यह सम्मेलन कल 26 नवंबर को संविधान दिवस पर समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि देशवासियों ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत कर वह आत्मार्पित किया था। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का विशेष महत्व है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ साथ आप सभी पीठासीन अधिकारियों को बधाई देता हूं। वर्ष 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई। यह एक सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश मावलंकर का जन्म गुजरात में ही हुआ था। भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में श्री मावलंकर के योगदान के लिए हम श्रद्धा व आदर से उनका स्मरण करते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर जी ने देश के लोकाचार के अनुरूप प्रक्रियाएं और परंपराएं निर्धारित की। वे स्वयं सदन की मान मर्यादाओं का पालन करते थे तथा दूसरों से भी इनका दृढ़ता से अनुपालन करवाते थे। उनका मानना था कि संसद और राज्यों के विधानमंडल जनहित की सिद्धि के सर्वोच्च मंच हैं और सभी सदस्यों को अपने राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए कंसेंसस से यानी आम सहमति से जनहित का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और मजबूत हो रही हैं। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया है। हमारे यहाँ वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे। इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी कहा जा सकता है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया है। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया। असाधारण विवेक के धनी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। व्यापक पहुंच वाले मीडिया के इस युग में संसद और कुछ विधानसभाओं की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है। इससे सांसदों और विधायकों द्वारा की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों की जानकारी जनता के व्यापक वर्ग तक तत्काल पहुंच जाती है। देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के योगदान व प्रयासों को प्रत्यक्ष देखती है। इससे जनप्रतिनिधियों में अपनी भूमिका के प्रति सजगता बढ़ी है। मुझे 12 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संसदीय कार्यवाही में भाग लेने व उसे नज़दीक से देखने का सुअवसर मिला। मेरा मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है। इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है। जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है। सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है, जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं। निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। हमारी लोक कथाओं में भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। इस संदर्भ में एक चरवाहे बालक की कहानी याद आती है। उस कहानी में एक बालक अपने साथियों के साथ पशुओं को चराने के लिए जाता था। जब पशु इधर उधर घास चरने लगते तो सभी बालक आपस में मिलकर खेल खेलने लगते। एक दिन खेलते खेलते वह बालक एक चट्टान पर बैठ गया। चट्टान पर बैठते ही बालक की भाव भंगिमा बदल जाती थी और वह किसी न्यायप्रिय राजा की तरह बर्ताव करने लगता था। जब बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता और वे उसके पास समाधान के लिए जाते तो वह पूरी गंभीरता से न्यायपूर्ण समाधान देता, लेकिन चट्टान से हटते ही वह बालक सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करने लगता। उस बालक के व्यवहार की चर्चा राजा तक पहुंच गई। उस स्थान पर खुदाई कराई गई। वहां सैकड़ों साल पुराना एक सिंहासन निकला। कहते हैं कि वह सिंहासन न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य का था। उस सिंहासन के प्रभाव से ही उस बालक में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता आ जाती थी। अध्यक्षीय पीठ भी इस प्रकार से निष्पक्षता, समदर्शिता और न्यायप्रियता का आसन है और आप सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार भी इन्हीं आदतों से प्रेरित होना चाहिए।